दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यमय योद्धा अभिराज और उसकी शर्त। आप रूपाली की बड़ी बहन स्वप्नलता की बात कर रहे हैं ना? आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन से पूछा। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। स्वप्नलता को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। मेरा चौथा भाई शायद आपकी पहचान का आसानी से पता ना लगा पाए, लेकिन स्वप्नलता जैसी महिला के लिए आपकी पहचान का पता लगाना बस कुछ दिनों का काम होगा। एक बार उसे पता चल गया कि आप किसी बड़े गुरुकुल से संबंधित नहीं हैं, तो वह आपको निशाना बनाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगी। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष बिल्कुल चुप हो गया। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जो कुछ भी कहा था वह उससे पूरी तरह सहमत था। स्वप्नलता आखिरकार गुरुकुल से संबंधित थी। उसके गुरुकुल की पहुंच आसपास के सारे साम्राज्य में थी। अगर वो अपने गुरु भाई से मदद मांगे तो उसके लिए आकर्ष की असली पहचान का पता लगाना मुश्किल नहीं होने वाला था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बाहर मुझे खतरा हो सकता है तो मैं और मेरी साथी दोनों आपके भवन में रुक जाएंगे। आकर्ष ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। यह सुनकर राजकुमार सूर्यवर्धन ने भी एक राहत की सांस ली। इसके बाद दोनों ने बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं किया और नीलामी घर से बाहर निकलने लगे। मगर जैसे ही दोनों ने बाहर कदम रखा, उनकी मुलाकात दो व्यक्तियों से हो गई। एक जवान अवस्था का आदमी था और दूसरा बुजुर्ग अवस्था का आदमी। छोटे भाई सूर्यवर्धन, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, पर तुम तो खुद मुझसे मिलने बाहर चले आए। क्या हाल है तुम्हारा? जवान अवस्था के आदमी ने मुस्कुराते हुए राजकुमार सूर्यवर्धन से सवाल किया। इस व्यक्ति ने हरे रंग के कपड़े पहने थे और कपड़ों पर सोने की नक्काशी थी, जिससे स्पष्ट हो गया था कि यह भी एक राजकुमार था। आकर्ष भाई, यह मेरा सातवां भाई कौशिक है। आपको पता होगा, जिस तरह चौथे राजकुमार का समर्थन देशमुख परिवार करता है, बिल्कुल उसी तरह मेरे सातवें भाई का समर्थन अग्रवाल परिवार करता है। जब हम बात कर रहे थे तब नीलामी घर का संचालनकर्ता भी हमारे साथ था। वो अग्रवाल परिवार के लिए काम करता है, तो उसने पक्का सातवें भाई के पास संदेश भेज दिया होगा कि मेरे साथ विवेक है, जो महामंत्र मंडल के चौथे स्तर का योद्धा है। कौशिक इसी बारे में पता करने के लिए यहाँ पर आया है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने तुरंत ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष को अपने सातवें भाई के बारे में जानकारी दे दी। जब आकर्ष राजकुमार सूर्यवर्धन की बात सुन रहा था, उस दौरान राजकुमार कौशिक की नजर उस पर थी। आकर्ष के बारे में भी उसे जानकारी मिल चुकी थी, तो उसे पहचानने में उसे समय नहीं लगा। कैसे है महोदय? मैंने अपने चौथे भाई और आपके बारे में सुना। मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, समय नहीं मिल पाया। कौशिक ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए आकर्ष से कहा। वो जितना हो सके अपने आप को विनम्र दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चौथे राजकुमार वंश की तरह वह भी आकर्ष की असली पहचान नहीं जानता था। कोई बात नहीं राजकुमार, आज हमारी मुलाकात हो गई। आपको जो बात करनी है हम अब कर सकते हैं। आकर्ष ने राजकुमार कौशिक से कहा। धन्यवाद, पर अभी मुझे एक और व्यक्ति से कुछ जरूरी सवाल करने हैं, राजकुमार कौशिक ने कहा, और फिर ध्यान से राजकुमार सूर्यवर्धन के पीछे खड़े मध्य अवस्था के आदमी विवेक को देखने लगा। तुम जरूर वही योद्धा हो जिसने महामंत्र मंडल के चौथे स्तर में प्रवेश किया है ना? जहां तक मुझे पता है तो तुम्हें मेरे पिता ने नहीं रखा। तो बताने का कष्ट करोगे कि तुम कौन हो और मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? राजकुमार कौशिक ने विवेक से सवाल किया। यहाँ पर उसके शब्दों से तो ऐसा लग रहा था कि उसे अपने भाई सूर्यवर्धन की चिंता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वह यहाँ पर विवेक के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मुझे आपके पिताजी ने नहीं रखा, लेकिन मैं राजकुमार सूर्यवर्धन का अंगरक्षक हूँ।
विवेक ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। उसके इस जवाब को सुनकर कौशिक के पीछे खड़े बुजुर्ग अवस्था के आदमी के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। राजकुमार सूर्यवर्धन, इसका मतलब तो यह हुआ कि यह व्यक्ति बाहर से आया है। एक बाहर के व्यक्ति पर आपको इतना विश्वास नहीं दिखाना चाहिए। क्या पता यह कभी भी आपको धोखा दे दे और आपकी जान के लिए बड़ा खतरा बन जाए। मैं आपके इस खतरे को मिटा देता हूं। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गंभीर स्वर में कहा और उसी क्षण आगे बढ़कर विवेक पर प्रहार कर दिया। दोनों महामंत्र मंडल के योद्धा थे। अगर वह सीधे तौर पर लड़ाई करते तो आसपास के लोगों को भी चोट लग सकती थी। इसलिए दोनों ने अपने चारों तरफ एक आवरण का निर्माण किया और उस आवरण के भीतर लड़ने लगे। यह आवरण किसी दीवार के जैसा था जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। थोड़ी ही देर में आवरण टूटा और दोनों योद्धा फिर से बाहर आ गए। विवेक के तो सिर्फ कपड़ों पर हल्की सी खरोंचें लगी थी, लेकिन जो बुजुर्ग अवस्था का आदमी था जिसने पहले प्रहार किया था वह अपने मुंह से खून थूक रहा था, जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि इस लड़ाई में विवेक ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की पिटाई की थी। वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी इस समय काफी शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि पहले प्रहार उसने किया था लेकिन फिर भी उसे हार मिल गई थी। कौशिक, अपने अंगरक्षक से कहो कि उसे मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। विवेक मेरे साथ पिछले 1 साल से है। अगर वो चाहता तो काफी समय पहले ही मुझे मार देता। इतने समय तक इंतजार नहीं करता। मुझसे ज्यादा चिंता इसे तुम्हारी सुरक्षा की करनी चाहिए क्योंकि यह तुम्हारा अंगरक्षक है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने राजकुमार कौशिक की तरफ देखते हुए कहा। अपने छोटे भाई के यह शब्द सुनकर राजकुमार कौशिक का चेहरा उतर गया। इतना तो उसे भी समझ में आ रहा था कि राजकुमार सूर्यवर्धन उस पर तंज कस रहा था। राजकुमार सूर्यवर्धन ने राजकुमार कौशिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने आकर्ष की तरफ देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए कहा, आकर्ष भाई, चलिए चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे आकर्ष और विवेक भी जाने लगे। यह देखकर राजकुमार कौशिक का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो वहीं पर खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी वहां पर प्रकट हुआ। यह व्यक्ति नीलामी घर का संचालन करता था। यह सब क्या है चैन सिंह? मेरा भाई सूर्यवर्धन इस व्यक्ति के साथ कैसे मिल गया? बताओगे कि यहां पर चल क्या रहा है? राजकुमार कौशिक ने गुस्से से भरे स्वर में संचालन करता चैन सिंह से पूछा। आकर्ष की वास्तविक पहचान के बारे में तो राजकुमार कौशिक को भी पता नहीं था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि आकर्ष कोई सामान्य योद्धा नहीं है, वरना वो इतने लंबे समय तक उसके चौथे भाई से नहीं बच पाता। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता राजकुमार। राजकुमार सूर्यवर्धन ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मैं उन्हें इस व्यक्ति से मिलवा दूं। लेकिन इस व्यक्ति और राजकुमार सूर्यवर्धन के बीच में बात क्या हुई, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। राजकुमार सूर्यवर्धन ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया था, चैन सिंह ने जवाब दिया। यह जवाब देते हुए वह थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि राजकुमार कौशिक का कोई भी भरोसा नहीं था। क्या पता गुस्से में आकर वो उस पर प्रहार कर दे। लेकिन राजकुमार कौशिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना तो उसे भी पता था कि इस मामले में वह कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ राजकुमार सूर्यवर्धन विवेक और आकर्ष के साथ सराय के बाहर पहुंच गया। उसने सराय के दरवाजे पर ही रुकने का फैसला किया क्योंकि वह आकर्ष के साथ जाकर आकर्ष को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। उसके लिए अभी भी यह रहस्य था कि जो महिला सराय में रुकी हुई थी उससे आकर्ष का रिश्ता क्या था। राजकुमार का यह स्वभाव आकर्ष को भी पसंद आ रहा था। अगर राजकुमार उसके साथ अंदर तक चलता तब आकर्ष को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि अंदर महासाधना कर रही थी। अपने घर में आने के बाद आकर्ष ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर महा को बाहर बुलवाया।
वह ऐसे ही द्वार नहीं खोलना चाहता था क्योंकि इससे दिव्य श्रेणी के क्रिस्टल की ऊर्जा बाहर निकल सकती थी और बाहर खड़े विवेक को भनक लग सकती थी। आकर्ष का संदेश मिलते ही महा अपनी साधना से उठी और उसने सबसे पहले अपने दिव्य श्रेणी के क्रिस्टल को छुपाया। उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर आई और आकर्ष से पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे? साधना में होने के कारण महा को पता नहीं था कि आकर्ष बाहर नीलामी घर में गया है। मैं किसी काम से बाहर गया था। अब हम एक नए स्थान पर जाने वाले हैं। कुछ समय तक हम वहीं पर रुकेंगे। आकर्ष ने जवाब दिया। एक नए स्थान पर? क्या वह स्थान इस स्थान से बड़ा होगा? महा ने पूछा। बिल्कुल, वह स्थान इस स्थान से बड़ा होगा, आकर्ष ने जवाब दिया और फिर महा को लेकर सराय के बाहर आ गया। महा ने एक बार फिर अपने सर और चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया था, लेकिन उसकी आंखें ही इतनी आकर्षक थी कि जब वह सराय से बाहर आई तो राजकुमार उसकी आंखों को देखकर उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पाया। कुछ देर तक तो राजकुमार की हालत ऐसी ही रही, पर फिर उसे अचानक से याद आया कि यह महिला आकर्ष के साथ है और उसने उस पर से अपनी नजर हटा ली। इधर विवेक महा को देखकर अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं रख पाया और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से महा के ऊर्जा स्तर और उसकी उम्र का पता लगाने की कोशिश की। लेकिन तभी महा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति महसूस हो गई। उसने वापस अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जवाब दिया, जिस कारण विवेक की आध्यात्मिक शक्ति बीच रास्ते से वापस लौट गई और उसे एक तेज झटका लगा। तुम ठीक तो हो? आकर्ष और राजकुमार सूर्यवर्धन दोनों ने एक साथ कहा। फर्क बस इतना था कि आकर्ष ने यह सवाल महा से किया था, जबकि राजकुमार सूर्यवर्धन ने यह सवाल विवेक से किया था। इसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का मुझ पर इस्तेमाल किया। महा ने गुस्से से भरे स्वर में जवाब दिया। यह सुनकर जहां एक तरफ आकर्ष को गुस्सा आ गया था, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सूर्यवर्धन और विवेक दोनों डर चुके थे। विवेक को डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि महा ताकत के मामले में उससे भी आगे हैं, जबकि राजकुमार सूर्यवर्धन को डर इस बात का लग रहा था कि उसकी वजह से आकर्ष गुस्सा हो गया है। राजकुमार, इस महिला की उम्र 100 वर्ष से कम है, लेकिन इसके बावजूद इसका ऊर्जा स्तर महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में पहुंचा हुआ है। विवेक ने जल्दी से ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा। राजकुमार सूर्यवर्धन अभी तक तो डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने विवेक की बात सुनी वह पूरी तरह से चौंक पड़ा। इसका कारण यह था कि आज तक ना तो उनके आसपास के क्षेत्र में और ना ही अद्वितीय भूमि पर ऐसा कोई योद्धा हुआ था जिसने 100 वर्ष की उम्र पार करने से पहले महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश किया हो। अभी तक तो उसे लग रहा था कि आकर्ष किसी सामान्य परिवार से होगा, लेकिन महा की ताकत के बारे में जानकर उसे लगने लगा जैसे उससे ही कोई गलती हो गई है। भला ऐसा व्यक्ति सामान्य कैसे हो सकता था जिसके साथी ने 100 वर्ष की उम्र पार करने से पहले महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया हो। आकर्ष भाई, जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफी चाहता हूं। विवेक बस यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आपके साथी की ताकत कितनी है। इसे अंदाजा नहीं था कि आपकी साथी महामंत्र मंडल के 5वें स्तर की योद्धा है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने विवेक की तरफ से माफी मांगते हुए कहा। राजकुमार सूर्यवर्धन की माफी सुनकर आकर्ष का गुस्सा कुछ कम हुआ। यह जानकर कि राजकुमार सूर्यवर्धन शर्मिंदा है, उसने महा को भी उसे माफ करने को कहा। इसके बाद सारा मामला सुलझ गया, लेकिन राजकुमार सूर्यवर्धन अभी भी हैरान था। आकर्ष भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पूरे गरुड़ साम्राज्य या आसपास के किसी भी बड़े साम्राज्य को इस बारे में पता न चले कि आपकी साथी 100 वर्ष की उम्र पार करने से पहले महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुकी है। अगर किसी को इस बारे में पता चला तो आप और आपकी साथी दोनों संकट में पड़ जाएंगे। आज तक अद्वितीय भूमि पर भी ऐसा कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ जिसने 100 वर्ष की उम्र पार करने से पहले महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया हो।
लोगों में लालच कितना है, यह तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर उन्हें हल्की सी भी भनक लगी तो वह लोग आप लोगों को निशाना बना लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके पास उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाएं और बाकी सारे कीमती संसाधन हो सकते हैं। राजकुमार सूर्यवर्धन ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष को सूचित किया। मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन यह सब छुपाना इतना आसान नहीं होता, आकर्ष ने जवाब दिया। अगर आप चाहे तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा एक दोस्त है जिसके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र है। उसके पास एक ऐसा अस्त्र है जो किसी की भी आभा और उम्र को छुपा सकता है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने कहा। एक अस्त्र जो किसी की भी आभा और उम्र को छुपा सकता है। अगर सच में कोई ऐसा अस्त्र है तो मैं उसे खरीदना चाहूंगा। क्या आप इस बारे में अपने दोस्त से बात कर सकते हैं? आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन से पूछा। मैं पूरे विश्वास से तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने दोस्त से इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। थोड़ी देर में वो लोग राजकुमार सूर्यवर्धन के भवन में पहुंच गए। राजकुमार सूर्यवर्धन का भवन उस सराय से भी बड़ा था जिसमें आकर्ष पहले ठहरा हुआ था। यहाँ पर महा तो आते ही साधना करने चली गई, लेकिन आकर्ष अपने नए कमरे के बाहर खड़े होकर राजकुमार सूर्यवर्धन के आने का इंतजार करने लगा। दरअसल राजकुमार सूर्यवर्धन उस व्यक्ति से मिलने गया था जिसके पास वह अस्त्र था जो किसी की भी उम्र और आभा को छुपा सकता था। लगभग 1 घंटे बाद राजकुमार सूर्यवर्धन वापस लौटा। माफ करना आकर्ष भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दोस्त नहीं माना। उसने कहा कि अगर आपको अस्त्र लेना है तो आपको खुद उससे मिलना होगा। मेरे दोस्त ने आज से पहले ऐसा बर्ताव कभी भी नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा उसका इरादा क्या है, राजकुमार सूर्यवर्धन ने निराशा से भरे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, अगर आपका दोस्त मुझसे मिलना चाहता है तो मैं जाकर उससे मिलूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। इसके बाद वह राजकुमार सूर्यवर्धन और विवेक के साथ उस व्यक्ति से मिलने के लिए रवाना हो गया। उस व्यक्ति का रहने का स्थान राजकुमार सूर्यवर्धन के भवन से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन एक ऐसे स्थान पर जरूर था जहां पर कोई भी नहीं रहता था। आकर्ष भाई, मेरे इस दोस्त के पास देवमणियों की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर यह आपसे मिलना चाह रहा है तो इसे कुछ ऐसा चाहिए होगा जो देवमणियों से ज्यादा कीमती हो, राजकुमार ने अनुमान लगाते हुए आकर्ष से कहा। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। अब यह तो इससे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि इसका इरादा क्या है, आकर्ष ने जवाब दिया। थोड़ी देर में वह लोग राजकुमार सूर्यवर्धन के उस दोस्त के घर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजकुमार सूर्यवर्धन ने दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक थी, जिसके बाद एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। यह व्यक्ति उम्र में उनसे थोड़ा बड़ा था। उसका शरीर किसी महिला की भांति कोमल था। उसने बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहने थे जिस पर एक भी दाग या धब्बा नहीं था। भाई अभिराज, आप मेरे दोस्त से मिलना चाहते थे। मैं उनके साथ आ गया। अब आप बताएं कि आप उस अस्त्र को देंगे या नहीं, राजकुमार सूर्यवर्धन ने सामने खड़े व्यक्ति से पूछा। इसी व्यक्ति का नाम अभिराज था। राजकुमार सूर्यवर्धन की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ऊपर आई और वह बड़े ही ध्यान से आकर्ष को देखने लगा। मुझे तुम्हारे दोस्त से बात करनी है, हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, अभिराज नाम के उस व्यक्ति ने राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा और उसके तुरंत बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजकुमार सूर्यवर्धन और उसके अंगरक्षक विवेक दोनों को घर से बाहर भेज दिया। अभिराज इतना ताकतवर होगा इसकी उम्मीद आकर्ष को नहीं थी। जब उसने देखा कि राजकुमार का अंगरक्षक भी कमजोर पड़ चुका है, तब उसके चेहरे पर भी हल्की सी गंभीरता आने लगी। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसकी कोई खास वजह, आकर्ष ने पूछा।
उसने कोई भाव प्रदर्शित नहीं किया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके सामने खड़ा अभिराज उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हासिल करें। मुझे पता है कि तुम्हें आभा छुपाने का ताबीज चाहिए। मेरे पास यह ताबीज है, लेकिन मैं इसे नहीं बेचने वाला। अगर तुम्हें यह ताबीज खरीदना है तो तुम्हें अपने साथ आई उस महिला के गले में मौजूद हार में छुपा दिव्य श्रेणी का क्रिस्टल मुझे देना होगा। अभिराज नाम के उस व्यक्ति ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही आकर्ष ने उसकी बात सुनी, उसकी आंखें कत्ल के भाव से भर गई। आकर्ष ने उस हार को अभी तक सभी से छुपाकर रखा था। अगर अभिराज को उसके बारे में पता था तो निश्चित रूप से अभिराज को यह भी पता होना चाहिए कि वह हार किस काम का था और उसके भीतर छुपा दिव्य श्रेणी का क्रिस्टल कितना कीमती था। कत्ल का भाव, यह भाव तुम गलत व्यक्ति पर बर्बाद कर रहे हो। अद्वितीय भूमि पर भी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मार सकता है, फिर तुम तो कुछ भी नहीं हो। अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आकर्ष पर कर दिया। एकदम से आकर्ष को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने बड़ा पहाड़ रख दिया था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब आकर्ष को लग रहा था कि उसकी सांस उखड़ने वाली है और अब वो किसी भी क्षण दम तोड़ सकता है, तब अचानक से उसके शरीर पर लगने वाला बोझ गायब हो गया। यह देखकर आकर्ष को आश्चर्य हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि जो व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले उसे मारना चाहता था, एकदम से उसने खुद ही उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। शांत हो जाओ। मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तभी मार देता जब तुमने शहर में प्रवेश किया। मेरा इरादा तुम्हारे साथ आई उस महिला से उसका हार लेने का भी नहीं है। मैंने इस बारे में बात सिर्फ इसलिए की ताकि तुम्हें यह बता सकूं कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मैं जब चाहूं तब तुम्हें मार सकता हूं। अभिराज नाम के उस व्यक्ति ने आकर्ष से कहा और फिर आराम से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तुम अपनी ताकत मुझे दिखाना चाहते थे, पर क्यों? अपने मुंह से खून पोंछते हुए आकर्ष ने पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो, अभिराज ने जवाब दिया। कैसा काम? और इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? तुम तो मुझसे इतने ताकतवर हो, फिर यह काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? आकर्ष ने पूछा। क्योंकि मैं यह काम कर नहीं सकता। इसके लिए मुझे एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां पर प्रवेश करने के लिए 100 वर्ष से कम की उम्र होनी चाहिए। लेकिन तुम यह काम कर सकते हो क्योंकि तुम 100 वर्ष से कम उम्र के हो, अभिराज ने जवाब दिया। फिर से 100 वर्ष से कम उम्र का योद्धा? तुम जरूर उस स्थान के बारे में बात कर रहे होगे जहां पर तीनों देव गुरुकुल सभी योद्धाओं को भेजने वाले हैं, है ना? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल सही, अभिराज ने जवाब दिया। तब भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो तुम उस स्थान पर जाकर जो भी लोग वहां से बाहर आने वाले हैं, उन्हें पकड़कर उनसे उनका सामान छीन सकते हो, आकर्ष ने कहा। बिल्कुल छीन सकता हूं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वह लोग वापस जिंदा लौट पाएंगे? वह स्थान इतना खतरनाक है कि वहां से अगर कोई एक भी जिंदा लौट आए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन तुम वहां से जिंदा लौट सकते हो, अभिराज ने जवाब दिया। मैं जिंदा कैसे लौट सकता हूं? आकर्ष ने पूछा। अगर तुम्हारे साथ आई महिला तुम्हारे साथ उस क्षेत्र में प्रवेश करें तो उसके लिए तुम्हारी सुरक्षा करना मुश्किल नहीं होगा, अभिराज ने जवाब दिया। अगर यह सब इतना आसान होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ आई महिला के बारे में किसी और को पता चले। और तुम चाह रहे हो कि मैं सामने से जाकर सभी को यह बता दूं कि वह महिला कितनी ताकतवर है, आकर्ष ने कर्कश आवाज में कहा। मैं समझ पा रहा हूं कि तुम उस महिला की परवाह करते हो, पर तुम्हें उसकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उस महिला को 2 ऐसे देव अभिलेख दूंगा जो उसे अदृश्य कर देंगे, अभिराज ने शांत स्वर में जवाब दिया। अदृश्य करने वाले देव अभिलेख?
चलो मान लिया कि तुम्हारे यह दोनों देव अभिलेख हमारी मदद कर देंगे, लेकिन इन देव अभिलेखों को बनाने के लिए बहुत संसाधन लगते हैं और ऊपर से अगर कोई भी भोपाल मंडल का योद्धा ध्यान से ऊर्जा के प्रवाह को देखे तो वह अदृश्य होने के बावजूद भी योद्धा का पता लगा सकता है। आकर्ष ने गंभीर स्वर में कहा। नोट: तबीयत खराब होने के कारण आज मैं सिर्फ एक ही अध्याय अपलोड कर रहा हूं। आज का जो दूसरा अध्याय है उसकी पूर्ति आगे आने वाले 1 से 2 दिनों में कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए माफी चाहता हूं।